सभी बीच में सुनाएंगे। क्योंकि हमारे पास समय की कमी है, इसलिए मैं बिना किसी भूमिका के ये कार्यक्रम अब दीक्षित जी आपके हवाले करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद इस सत्र में। जैसा कि साहित्य में व्यंग के साथ हो रहा है, उसको जगह नहीं दी जा रही है। बहुत ऐसे षड्यंत्र किए जा रहे हैं कि धीरे 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 करके व्यंग जो है खसकता जाए। बड़ी मुश्किल में तो उसको विधा बनने के लिए तमाम संघर्ष करना पड़ा कि इसको विधा मान लीजिए आप। इतनी सारी विधाएं हैं, उससे आपको दिक्कत नहीं है, कविता से दिक्कत नहीं, कहानी से दिक्कत नहीं, व्यंग को किसी से दिक्कत नहीं है। लेकिन व्यंग विधा है कि नहीं है, इसमें ही हमने 10-20 साल इसी में निकाल दिए और अभी भी तय नहीं हो पा रहा है। कितने दुर्भाग्य की बात है। व्यंग लिखे जा रहे हैं, बहुतायत में लिखे जा रहे हैं, छप भी रहे हैं, उन पर सीरियल भी बने। बहुत बड़े बड़े व्यंगकारों की रचनाएं, परसाई, जोशी इत्यादि, मतलब एक व्यंग का समृद्ध इतिहास भी हमारे पास है। बावजूद इसके व्यंग को हम के साथ अछूत जैसा व्यवहार किया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा धीरे धीरे करके पत्रिकाओं में पहले व्यंग के कॉलम थे, उनकी शब्द संख्या घटाई कि आप व्यंग करेंगे भी तो कितना करेंगे, आप कर ही नहीं पाएंगे। इसके बाद हिंदुस्तान का जो नस्तर व्यंग स्तंभ है, उसने बिल्कुल ही शॉर्ट कर दिया। आप कह ही नहीं सकते अपनी बात कैसे कहेंगे आप सीधे बात कहेंगे तो उपदेश जैसा हो जाएगा। जब आप व्यंग में अपनी बात कहेंगे तो कुछ तो भूमिका आपको बनाना पड़ेगी ना। जब तक आपने भूमिका बनाई तब तक कॉलम खत्म। फिर आपने कहा कि अरे व्यंग आ ही नहीं रहे हैं, इसमें क्या आ रहा है? तो उन्होंने कहा ठीक है, कॉलम में बंद किए दे रहे हैं। तो षड्यंत्र पूर्वक बहुत सारे अखबारों से व्यंग के कॉलम खत्म कर दिए गए, इसलिए कि व्यंग से हर सत्ता को तकलीफ रही है और रहेगी। यद्यपि आज हमारा जो 10-11 वर्षों का जो हमारा काल है, उस कालखंड में ऐसे व्यंगकार भी सामने आ गए हैं कि वो कहते देखिए, सत्ता अगर कोई सच्चा काम कर रही है तो उसकी तारीफ भी करना चाहिए। अरे आप व्यंग में तारीफ करेंगे क्या? आप व्यंग में तारीफ, हमने पूछा लोगों से, हमने कहा भाई साहब आप बताइए, मान लीजिए कोई सरकार ये बहुत अच्छा काम जो आपकी नज़र में कर रही है, उसकी तारीफ में व्यंग लिख के दिखाइए आप। तो व्यंग में आज सत्ता के समर्थक किसान आंदोलन के खिलाफ में व्यंग लिखे गए। आप किसानों के खिलाफ, मतलब व्यंगकार आज किसानों के खिलाफ खड़ा हुआ है। और एक और दिक्कत आ गई है कि आज व्यंग से विचार गायब हो रहा है। हमारे जो हरिशंकर परसाई ने जितने विचारशीलता के साथ व्यंग विधा को ऊंचाई दी, आज उस विधा से विचार को गायब किया जा रहा है। हालांकि सभी विधाओं से, साहित्य से ही विचार की रवानगी की तैयारी है। और जब आप विचार की बात करते हैं तो फटाक से लोग आते हैं, देखिए साहब ऐसी प्रतिबद्धता किस काम की, ये तो विचार तो आपको संकीर्ण करता है, आप मार्क्सवादी हैं तो बिल्कुल संकीर्ण है, आप दक्षिणपंथी हैं तो आप संकीर्ण हैं। तो फिर लेखक आखिर लिख ही क्यों रहा है? से बात करना है, भाषण नहीं देते, ना इसके बाद संवाद है भाई, ये लेक्चर का सबसे पहले चलिए अब देखिए, हमको जब आप व्यंग के साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे तो हमको अपने हाथ में लेना पड़ेगा। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। और व्यंग तो वैसे भी किसी तरह के बंधन को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। दीक्षित जी, हम लोग बहरहाल इसकी मर्यादा का पालन करते हुए मैं आपको बाइक सौंपते हैं। ऐसा है कि हमारा व्यंग का सत्र जो है अभी एक बड़े खतरे से उभर के आया है, क्योंकि ये 1 बजे से लेके 1:40 तक होना था, लेकिन जिस हिसाब से लेट हुआ तो एक पूरा खतरा था कि फुल पैंट जो है कट के हाफ पैंट रह जाएगी।
लेकिन अच्छा रहा, अभिषेक जी ने तुरंत डैमेज कंट्रोल किया और आपने भी चैन की सांस ली, हमने भी ली। आपने इसलिए ली क्योंकि आपको भूख तेजी से लग रही थी, भोजन मिला। हमने इसलिए ली कि हमारा सत्र जो है वापस फुल पेंट में आया। दीक्षित जी ने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर कर दी हैं। व्यंग की तो भारत में बहुत ही एक समृद्ध परंपरा रही। कहाँ से शुरू हुए थे हम? कबीर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बेढ़प बनारसी, वहाँ से होते होते रविन्द्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल जी जिनकी चर्चा चल रही थी, शरद जोशी जी, परसाई जी जो हमारे दोनों मध्य प्रदेश से ही थे। तो लेकिन इसके साथ साथ अभी जो एक परिवर्तन आया, मैं दीक्षित जी ने थोड़ा सा उस पर प्रकाश डाला, मैं चाहूँगा कि आप उस प्रकाश की थोड़ी सी तीव्रता को बढ़ाएं। दुष्यंत जी की 4 लाइनें हैं कि मेरे दिल पर हाथ रखो, मेरी बेबसी को समझो, मैं इधर से बन रहा हूँ, मैं इधर से ढह रहा हूँ। तो क्या कहीं व्यंग्य के साथ ऐसी कोई चीज़ आप देख रहे हैं कि कहीं अभी आपने ढहने की बात करी, कहीं बन भी रहा है क्या? देखिए, अगर आप उस तरह से देखें तो व्यंग्य लिखा बहुत जा रहा है, परिमाण में बहुत ज़्यादा व्यंग्य लिखा जा रहा है। लेकिन हमारी जो व्यंग्य की परंपरा है, सदन में भी जो लोग बैठे हुए हैं उनके हमारे मन में जो विधा का आदर पैदा होता है, कहानी के प्रति हमारा आदर प्रेमचंद की वजह से है, कविता में हमारा आदर निराला की वजह से है, व्यंग्य में हमारा आदर परसाई, जोशी, त्यागी, श्रीलाल शुक्ल की वजह से है। तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जब कोई विधा आगे बढ़ेगी तो उसका नोटिस लिया जाएगा। आज हम देख रहे हैं कि परसाई का बड़ा गुणगान व्यंग्यकार भी करते हैं और दूसरे लोग भी करते हैं, लेकिन उनके विचार से परहेज करते हैं। परसाई की विचारधारा के हम खिलाफ हैं और बेशर्मी की माला जप रहे हैं। तो व्यंग्य बहुतायत में लिखा जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग समाचारों पर व्यंग्यनुमा टिप्पणी करते हैं और उसको ही व्यंग्य मान रहे हैं। ये बहुत घातक है। व्यंग्यात्मक टिप्पणी व्यंग्य नहीं है। तो व्यंग्य तो लिखे जा रहे हैं, लेकिन व्यंग्य रचना नहीं लिखी जा रही है। चूँकि रचना करने के लिए आपको विचार की ज़रूरत है, बिना विचार के रचना संभव नहीं है। और आज बहुत तेज़ी के साथ व्यंग्य में विचार का क्षरण हो रहा है। ये वस्तु स्थिति है। हम खुद ही व्यंग्यकार हैं और हम खुद ही कहें कि बहुत अच्छा है तो आप कह लीजिए, लेकिन स्थिति है नहीं। आप देखिए, सदन में इतने लोग बैठे हुए हैं, सभी प्रबुद्ध हैं और संभवतः सभी व्यंग्य पढ़ते भी होंगे। आप बताइए, आप कितने व्यंग्य ऐसे हैं जिसकी कभी चर्चा होगी या आपके दिमाग में हो गई, 1 हफ्ते तक आपको दिमाग हो? पहले होता था कि अपन चर्चा करते थे और कोई व्यंग्य जो है हफ्ते 2 हफ्ते, महीने 2 महीने किसी रेफरेंस में हम उसकी चर्चा करते थे। फला नई दुनिया के अधीच कॉलम में ये व्यंग्य आया है, फला जगह ये व्यंग्य है, उसकी चर्चा होती थी। आज चर्चा क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो लिखा नहीं जा रहा है जिसकी चर्चा होती है। और जब इतना सारा व्यंग्य लिखा जा रहा है, उसके बावजूद भी सत्ता मदहोश क्यों है? आप लिख नहीं पा रहे हैं वैसा, आप उस तरह का प्रहार ही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कि आपके पास विचार नहीं। और विचार का गायब होना किसी भी विधा के लिए सबसे नुकसानदायक है। तो व्यंग्य लिखा जा रहा है, बहुत मात्रा में लिखा जा रहा है, लेकिन यही उसकी कमजोरी भी है। अभी इसी में मुझे एक बहुत ज्ञान चतुर्वेदी जी का एक नया संग्रह आया है, रोशनी की शिनाख्त। उसमें मुझे उसकी भूमिका में एक बड़ी अच्छी चीज़ पढ़ने मिली। वो आपकी बिल्कुल इसी चीज़ को आगे बढ़ाती है कि अंधेरा इतना ज़्यादा है कि अंधेरा जो है अब वो रोशनी का आइडेंटिटी कार्ड लगा के घूम रहा है, और अंधेरे जो है वो रोशनी से कह रहे हैं कि हम तुम्हें सिखाएंगे कि रोशनी क्या होती है। तो ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि क्यों जब किसी चीज़ को देखिए, ऐसा नहीं है कि व्यंग्य को महत्व नहीं दिया जाता, महत्व दिया जाता है। व्यंग्य का एक बड़ा पाठक वर्ग है, लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि व्यंग्य क्या है। ये हम लेखकों की जवाबदारी है कि हम वो चीज़ लिख के पाठकों तक पहुँचाएँ, तब पाठक हमारी चर्चा करें। मैं आपको बताऊं एक छोटा सा किस्सा। हमारे एक हमसे कुछ सीनियर अधिकारी थे, एक दिन उन्होंने बड़े मेरे से पूछा कि मैंने यार तुम्हारी किताबें छपती रहती तो क्या लिखते हो? मैंने कहा सर व्यंग्य लिखता हूँ। बोले अच्छा, चुटकुले लिखते हो? हमने कहा चुटकुले नहीं सर, व्यंग्य लिखता हूँ। बोले व्यंग्य क्या होता है? मैंने कहा जो अभी आपने कहा ना सर कि अच्छा चुटकुले लिखते हो। हमने कहा यही व्यंग्य तो हम वो चीज़ पहुँचा नहीं पा रहे हैं। अब जो नई जनरेशन जितनी आ रही है
देखिए हम भी सब देख ही रहे हैं, और इसकी एक हार्वर्ड का एक पूरी रिसर्च थी, उसमें ये था कि सोशल मीडिया पे जितना भी शेयर होता है, कोई पैन इंडिया नहीं है, दुनिया भर की बात है कि सोशल मीडिया पर जो शेयर होता है वो 73% उसका जो है ह्यूमर में होता है। और अब जो है तो वो जब ये स्टडी हुई होगी तब ये रील्स और ये सारी नहीं आई थी। आज जो शेयर हो रहा है सोशल मीडिया पर हम सारा देख रहे हैं, उसमें भी मैक्सिमम कंटेंट जो है वो ह्यूमर का है, और ह्यूमर भी बहुत ज़्यादा आपको ऐसा मिलेगा कि कोई गंभीर हास्य उसमें नहीं मिलेगा। लोगों ने उसी को व्यंग्य समझना शुरू कर दिया है। अभी एक शो में मुझे यहाँ पर बुलाया था, एक बड़ा स्टैंड अप कॉमेडियन का एक शो था, उसमें मुझे ये बुलाया कि साहब इस शो को आप पूरा देखिए, सुनिए, और उस शो के बारे में हमको रिव्यू दीजिए। मैं गया तो इतना बड़ा रविंद्र भवन का हॉल जिसकी 1500 की कैपेसिटी है, 1500 रुपये का टिकट लेके उसमें सारे लोग बैठे हुए थे, और वो शो जब शुरू हुआ उससे पहले 4-5 और उसमें कॉमेडियंस ही आए, और उनने जो झूठ गालियां देना शुरू किया, मतलब मैं बड़ा हैरान। जिस चीज को व्यंग्य के नाम पे पेश किया जा रहा था वहां पर केवल जो है वो हास्य के नाम पे गालियां चल रही थी। जो दर्शक नई उम्र के, जो जैन जी कह लो, यहाँ भी बहुत सारे बैठे होंगे, लेकिन जो वहां पर चल रहा था, कोई बंदा खड़ा होता था सामने, वो स्टेज गालियां देता था, और वो गालियां देते देते सामने वाले उस पर ठहाके लगा देते। तो ये एक स्थिति आ गई है, हमको लाना पड़ेगा कि व्यंग्य है क्या, व्यंग्य में क्या कंटेंट हो। बहुत इतना सारा व्यंग्य छप रहा, बिल्कुल आपका कहना सही है। पहले इंडिया टुडे में व्यंग्य को हेलो, इंडिया टुडे में आता था, आउटलुक में मेरे व्यंग्य आए, नरम गरम नाम से व्यंग्य का कॉलम आता था, बहुत सारी पत्रिकाओं में व्यंग्य के कॉलम आते थे। धीरे धीरे करके सब एकदम गायब हो गए। पेपरों में, अखबारों में व्यंग्य का संपादकीय पृष्ठ पर एक काफ़ी बड़ी जगह रहती थी, वो बड़े हो गए। धीरे धीरे छोटे हो चुके, वही जो मैं कह रहा था, फुल पैंट से हाफ पैंट हो जाना, हाफ पैंट उसके बाद गायब ही हो गए। और अब जो है, अब वो जो छोटे जो अखबार हैं उनमें व्यंग्य चल रहे हैं, या फिर एक हमारे जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उसमें व्यंग्य चल रहे हैं। तो वो चीज़ पहुंच ही नहीं पा रही। और बात सही है कि वही अंधेरा अब इतना ज़्यादा हो रहा है कि अब अंधेरे ही रोशनी के सामने खुद का संकट हो गया कि यार ये अंधेरा तो खुद चिल्ला रहा कि हम रोशनी है। तो ये एक बड़ी चीज़ आई है। विधा के संबंध में सर आपने कहा, खुद परसाई जी व्यंग्य को स्पिरिट मानते थे, उनने उसको विधा नहीं कहा था। लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा, दिक्कत क्या है कि हमारे देश में एक विधि आयोग है, लेकिन विधा आयोग कोई नहीं है जो इसको सर्टिफाई करे कि मैं एतद द्वारा आज से घोषणा करता हूँ कि आश्विन शुक्ल चतुर्दशी से जो है व्यंग्य को विधा के रूप में माना जाएगा। तो मुझे तो लगता है कि अभी राग दरबारी की चर्चा हो रही थी, यदि उसमें उस ट्रक का जिक्र पड़ा होगा आपने, कि जैसे सत्य के कई पहलू होते हैं, उसी प्रकार ट्रक के 2 पहलू थे। किनारे खड़ा आदमी, आम जनता उसको कह सकती थी कि ट्रक जो है सड़क के किनारे खड़ा, और पुलिस वाला कह सकता था कि वो ट्रक सड़क के बीचों बीच खड़ा है। कई बार ये स्थिति मुझे और रामस्वरूप जी को लगता होगा कि व्यंग्य जो है विधा के पाले में खड़ा हुआ है, और हो सकता है आप में से बहुतों को लगता होगा नहीं, इसकी एक टांग तो अभी बाहर ही है, अभी तो पूरा अंदर गया ही नहीं। तो ये एक विधा को लेके जरूर है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह से व्यंग्य को लेकर आज, शायद पहले इतना उसको स्थान नहीं दिया जाता था, आज इतने बड़े मंच पर बैठकर हम व्यंग्य पर यदि चर्चा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये है कि इसको उस पाले में तो मैं मानूंगा। आपसे भी मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि आप क्या इस बारे में, विधा को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, परसाई जी हमारे समय के बहुत बड़े लेखक थे, और जैसे शताब्दी में जो लेखक कुछ पैदा होते हैं, शताब्दी में जो लेखक पैदा होते हैं उनमें परसाई होती है। तो परसाई जी की बात को आप बहुत डिनाई तो नहीं कर सकते। अगर उन्होंने कहा, उन्होंने पूरे जीवन व्यंग्य लिखे, और फिर अगर वो कह रहे हैं कि व्यंग्य ये विधा नहीं है, स्पिरिट है, तो उससे आप इनकार तो नहीं कर सकते। लेकिन कंट्राडिक्टली तो है ना, या आप खुद व्यंग्यकार कहलाते हैं, आपकी पहचान ही, हरिशंकर परसाई की पहचान ही व्यंग्य लेखन की वजह से, और आप कह रहे हैं ये विधा नहीं है। और आज देखिए हर मंच पर जो है व्यंग्यकार बुलाए जा रहे हैं, और फिर पूछ रहे हैं कि विधा है कि नहीं। अब आपने हमको व्यंग्यकार के रूप में बुलाया तो विधा ही है, आपने तो माना कि नहीं। और किससे स्वीकृति चाहिए?
सदन की स्वीकृति है, जनता की स्वीकृति है, पाठकों की स्वीकृति है। आप हमारी रचना को व्यंग मान के ही पढ़ते हैं। अगर आदरणीय महेश कटारे जी हमको अगर व्यंगकार मानते हैं तो व्यंग दिखाइए ना, तभी तो है। और किसकी स्वीकृति चाहिए? जैसा कि आपने कहा कि कोई आयोग की तो चाहिए नहीं। तो व्यंग लोकप्रिय है, लेकिन लोकप्रिय अगर है तो हमें लोकप्रियता का उसका जो है दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। कि अगर आप व्यंग लोकप्रिय है तो हम कुछ भी लिख दें, ये ठीक स्थिति नहीं है और लोग यही कर रहे हैं। और बहुत से लोग इस तरह के भी आ रहे हैं कि जिनकी मूल विधा नहीं है, तो वो मूलतः कहानीकार हैं, लेकिन उन्होंने कहा चलो व्यंग तो चुटकी का काम है, तो वो व्यंग भी लिख देते हैं। और वो छवि इसलिए जाता है कि उनकी अपनी उस विधा की वजह से उनकी छवि है। आज हमारे कटारे जी कोई व्यंग लिखते हैं तो हम तो बड़े आदर के साथ छापेंगे उसको। अब उसमें कितना व्यंग है, क्या उतना व्यंग है जितनी बड़ी कहानी है उनकी, क्योंकि एक्चुअल में तो कहानी से है आप। अब लेकिन चलो उनका व्यंगकार भी बनना है। बहुत आप मूलतः कवि हैं, वो भी व्यंग लिख रहे हैं, उपन्यासकार हैं, वो भी व्यंग। तो बहुत सारे लोग, और ऐसा भी नहीं है कि उसमें भी अच्छे लोग आ रहे हैं। तो विधा तो है, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। अब ठीक है, विवाद है और कुछ जो है इस तरह का व्यवसाय भी चलता है कि चलो इसी पर बहस कर ले, 2-4 शब्द इसी पर भी जो है। अभी जो हम पत्रिकाओं की बात कर रहे थे कि व्यंग की पत्रिकाओं में जो व्यंग आता था, व्यंग के कॉलम आते थे, वो लगभग बंद हो चुके हैं। व्यंग की पत्रिकाएं भी बड़ी गिनी चुनी हैं। एक अट्टहास पत्रिका लखनऊ से प्रकाशित होती थी, श्रीवास्तव जी वो उसमें काफ़ी लग के करते थे। व्यंग यात्रा नाम से एक पत्रिका आती जो प्रेम जन्मेजय जी प्रकाशित करते हैं, और 20 रुपये, मात्र 20 रुपये की कीमत में इतना मोटा अंक जो है वो दुर्लभ ही होता है। रामस्वरूप दीक्षित जी ने भी व्यंग लोक के नाम से एक पत्रिका शुरू करी, उसको मैंने देखा, बहुत अच्छा उसमें चयनित और बहुत अच्छे उम्दा व्यंग हैं। तो एक बड़ी चुनौती ये भी है कि व्यंग की पत्रिका, क्योंकि पत्रिका निकालना ही आज के समय मुश्किल है और किसी को रेगुलर ये करना, तो आपको क्या लगता है, क्या दिक्कतें आती हैं? क्या आपके सामने वो संकट नहीं रहता कि इसको हम पाठक लाएंगे कहाँ से? देखिए, मूलतः पाठकों की दिक्कत बिल्कुल नहीं है। पाठक जो पढ़ना चाहते हैं, आपका सवाल ये है कि जैसे हम अगर कुछ बोल रहे हैं अभी, तो हमें ये तो ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी ऑडियंस क्या है, हम संबोधित किसे कर रहे हैं। तो व्यंग को हम संबोधित किसे कर रहे हैं, कहाँ पहुँचाना चाहते हैं, किन पाठकों तक पहुँचाना चाहते हैं। व्यंग मूलतः एक बहुत प्रबुद्ध विधा है। व्यंग कविता तो बहुत सरल साधारण आदमी के पास भी चल जाएगी, कहानी चल जाएगी। व्यंग बहुत प्रबुद्ध लोगों के साथ चलेगा, जो उसकी लेखक की चेतना के साथ अपनी चेतना को मिला सकें और उसके साथ जो है परिवर्तन के लिए काम कर सकें। क्योंकि व्यंग का काम है जो व्यवस्था है और जिससे हम असहमत हैं, उसके खिलाफ लोगों में चेतना जागृत करना। तो उसके लिए हमको उस तरह की रचनाएँ लाना पड़ेंगी। व्यंग की पत्रिकाओं के लिए कहा बहुत सीमित पत्रिकाएँ हैं, तो और हम जो पत्रिका निकालते हैं उसमें त्रैमासिक है, ई-मैगजीन है, तो उसमें हम करीब लगभग 9-10 व्यंग लेते हैं 3 महीने में। और हमारा एक ग्रुप भी चलता है समकालीन व्यंग, उसमें ज्ञान चतुर्वेदी से लेकर तमाम लोग, सब लोग बड़े जी, तमाम मतलब लगभग देश भर के सारे व्यंगकार उसमें हैं। तो हमको 3 महीने में 10 अच्छे व्यंग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। क्योंकि हमको पत्रिका निकालनी है तो हमको 10 व्यंग छापना है, लेकिन हम 10 व्यंग से संतुष्ट नहीं होते। बहुत मुश्किल के साथ बड़ा अनुरोध करके ये भी कहना पड़ता है कि आप भेजिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि छपे। तो हम चूँकि हम पारिश्रमिक नहीं देते हैं, तो आपका कोई उस तरह का दबाव भी नहीं है, लेकिन मित्र इतना सहयोग करते हैं कि 3-4 बार भी भेज दें और अगर नहीं छापे तो बुरा नहीं मानते हैं। तो इसका मतलब है कि आप लिख तो रहे ना। जब आप लिख रहे हैं तो ऐसा लिखिए ना कि हम लोगों से कहते हैं कि आप ऐसा लिखिए कि हमें गर्व हो कि हम आपको छाप रहे हैं। तो इस तरह का व्यंग थोड़ा कम लिखा जा रहा है और हमारी कोशिश रहेगी व्यंग लोक के माध्यम से कि जो व्यंग के प्रति लोगों की जो एक धारणा बदली है कि बहुत हल्का जा रहा है, हम कोशिश करेंगे कि अच्छी से अच्छी व्यंग रचनाएँ लोगों को दें। एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है व्यंग को लेके कि व्यंग की आलोचना।
बाकी दूसरी विधाओं में हम देखते हैं कि आलोचना पूरा उसके है पैरामीटर्स हैं, व्यंग्य का अपना एक पूरा व्यंग्य के अलग पैरामीटर्स हैं। लेकिन जितने भी हम लोग देखते हैं कि व्यंग्य के आलोचक जो हैं ज़्यादातर व्यंग्यकारों के बीच से ही उसमें से हुए हैं, चाहे वो राहुल देव हों, BL आच्छा जी हों, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि व्यंग्य लिख रहे हैं। आलोचना का फॉर्मेटिव व्यंग्य में बिल्कुल एकदम समीक्षात्मक टाइप का है। और यदि आप पढ़ते होंगे किसी के व्यंग्य की किताब की एक आलोचना के नाम पे या समीक्षा देखें तो आप यही देखेंगे कि विसंगतियों पे प्रहार किया, एक बिल्कुल पाँच बिंदु फॉर्मेट है, विसंगतियों पे प्रहार किया, विद्रूपताओं पर चोट की है, फलानी चीज़ की खबर ली है, समय से मुठभेड़ ली है। और थोड़ा बहुत जब उसमें एक कुछ ये डालना रहेगा तो उसमें लिख दिया जाता है कि किताब का कवर पेज और अच्छा हो सकता था, और किताब की पन्ने बड़े हल्के किस्म के हैं। वो ये नहीं लिखते कि मले बाबू ये तो बताओ तुम्हारा व्यंग्य कितना हल्का है। जो व्यंग्य के तुम्हारे व्यंग्य में जो है, जो व्यंग्य की एक ऑब्लिक लैंग्वेज होनी चाहिए वो कितनी है, आप कितनी उस बात को बता पा रहे हो, व्यंग्य की जो टूल्स हैं वो आप कितना उपयोग कर रहे हो, व्यंग्य कितना है ये आप कितना ला पा रहे हो। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। वो आलोचना के स्तर पर हम क्यों उस ढंग से नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि हमको विधा का दर्जा मिल गया, खूब लोग पढ़ रहे हैं, तो आलोचना के बारे में आप बताइए कुछ की। देखिए, आलोचना के बारे में 2-3 चीज़ें हैं। अभी जैसे जिस तरह की आलोचना की पद्धति की आपने बात की, तो वो तो एक रेसिपी है। आजकल जो हो रही समीक्षाएँ हो रही हैं, तो पुस्तक समीक्षा तो एक रेसिपी है, इसमें ये डालना है और उसमें पूरी हो जाती है। बाकी जब हम आलोचना के लिए बात करते हैं, क्योंकि आलोचना बहुत गंभीर विषय है, मैं गंभीर विधा है साहित्य की, चाहे कहानी हो चाहे उपन्यास हो। आज आदरणीय कटारे हमारे सामने बैठे हुए हैं, तो कैसे निकल के आए, मतलब वो कह रहे बार बार अब और कोई है नहीं तो किसका उदाहरण करें। तो माफ़ कीजिए, राज बोहरे जी हैं हमारे श्रीवास्तव जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो हमारा कहना ये है, मतलब कटारे जी का नाम लेके हम ये कहना चाहते हैं, इसलिए नहीं हमारे सामने, मतलब किसी भी विधा में निकल करके हमारे जो रचनाकार आए, वो कबीर भी क्यों ना हो और निराला भी क्यों ना हो, तो उनको किसने बनाया? कबीर केवल अपने लिखने से कबीर नहीं बने, जब आलोचक ने अपना जीवन बलिदान कर दिया उनको सामने लाने में, आलोचकों को लाए हुए हैं, उन्हीं ने मूल्यांकन करके बताया पाठकों को ये इनकी ये खासियत है, ये लेखक है। तो लेखकों का जो मूल्यांकन है, उनकी जो रचना का मूल्यांकन है, वो आलोचक ही करते हैं। अब लेकिन हम कहें कि व्यंग्य का क्यों नहीं हो रहा है, तो ये शिकायत क्यों